नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। तो आखिरकार इसका सही मायने में अर्थ क्या होता है, जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा इस वीडियो में हमारा जो मेन मोटिव रहने वाला है, तो हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है या फिर उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी साल HCS 2022 के एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बना था, और छोटे मोटे एग्ज़ाम्स के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और बाकी अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर वीडियो को सर्कुलेट कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसका अर्थ भी जानते हैं कि जहाँ लोगों का शासन हो या फिर जहाँ पे लोग रूल करते हो, उस देश को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक देश है। परंतु किस देश को हम गणतांत्रिक देश बोलेंगे, ये शायद ही कोई जानता हो। कुछ लोग बोलते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था सन 1950 में, लेकिन सही मायने में इसका ये सटीक उत्तर नहीं बैठता है। गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश हमारा देश भारत है। ये कंसेप्ट हमने फ्रांस के संविधान से अपना रखा है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि गणतांत्रिक व्यवस्था हमने किस देश के संविधान से अपनाया है? फ्रांस के संविधान से। दूसरी बात करते हैं तो उस देश को बोलते हैं गणतांत्रिक देश जिस देश के अंदर उस देश का जो हेड होता है वो हेड निर्वाचित हो। अब अपनी ही कंट्री की बात करते हैं। संविधान ने अपने देश का हेड माना है भारत के राष्ट्रपति को, और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रत्येक 5 साल के बाद। जैसे इसी वर्ष बात करते हैं तो 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था, और फिर उसके बाद में देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को चुन लिया जाता है। या फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन ये बैठती है कि जिस कंट्री के अंदर वंशानुगत शासन ना हो। वंशानुगत का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलना। तो भारत के अंदर तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इससे पहले बात करते हैं तो दलित राष्ट्रपति थे आपके श्री रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में बात करते हैं तो देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी है। तो वंश के आधार पर तो शासन नहीं है। वंश का मतलब क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी शासन, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं कि उसके मरने के बाद में उसका बेटा राजा बना, उसके मरने के बाद फिर उसका बेटा राजा बना। तो ऐसा अभी के लिए नहीं होता है। हमारे देश का हेड का निर्वाचन होता है और वंशानुगत शासन नहीं होता है। तो जिस भी देश में उस देश के हेड का चुनाव होता हो या फिर जिस देश में वंशानुगत शासन न हो, उस देश को बोलते हैं हम गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश। तो आशा करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं कि इस वीडियो में कि आखिरकार हमारे देश के राष्ट्रपति का यदि शासन नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत शासन नहीं होता है, तो फिर चुनाव होता होगा। तो आखिरकार चुनाव फिर कैसे होता है राष्ट्रपति का? ये बात संविधान के आर्टिकल नंबर 54 के अंदर दे रखी है, क्योंकि आर्टिकल 52 से लेके और आर्टिकल नंबर 151 हम संघ सरकार के बारे में पढ़ते हैं। इसी बीच में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं हम संघ की कार्यपालिका, उसमें पहला ही पॉइंट आपका किसके बारे में है? राष्ट्रपति के बारे में है। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर जो 54 है वो बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अब निर्वाचन की बात आई है तो भैया कैसे निर्वाचन होता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, क्या प्रत्यक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष होता है। ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? प्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि जिस भी चुनाव के अंदर आम जनता पार्टिसिपेट करे, आम जनता वोटिंग करे। जैसे हमारे देश में वर्तमान में क्या स्थिति है कि 18+ जिसकी भी एज है और जिनका लीगल तरीके से वोटर ID कार्ड बना हुआ है, तो वह व्यक्ति एलिजिबल होते हैं वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, वोटिंग प्रोसेस में। जैसे हमारे देश में पंचायतों के चुनाव होते हैं, या फिर विधानसभा के लिए, राज्य सरकार के लिए आपके MLAs के चुनाव होते हैं, या फिर सेंटर वाली गवर्नमेंट जब बनती है तो MPs के चुनाव होते हैं। तो उन चुनाव के अंदर आम जनता पार्टिसिपेट करती है जिनकी उम्र 18+ है और जिनका लीगल तरीके से वोटर ID कार्ड बना हुआ है। तो वो तो चुनाव कैसा हुआ? प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, जिसके अंदर आम जनता पार्टिसिपेट करती है।
लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं होता है। देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। अब इस अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक बात तो सर स्पष्ट है कि इसके अंदर आम जनता तो पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो क्या पढ़ा, अर्थात आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो फिर सर कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी से मिलकर बनता है निर्वाचक मंडल। क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। अब निर्वाचक मंडल क्यों बोला? क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए सदस्यगण, जो एमपीज एमएलएज होते हैं, जो जनता के द्वारा वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो निर्वाचित वो पहले से होते हैं, और मंडल मतलब कि एक मंडली होती है, इनकी कुछ लोगों का ग्रुप होता है। तो निर्वाचित लोगों के ग्रुप को हम बोलते हैं निर्वाचक मंडल। अर्थात राष्ट्रपति यानी कि द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या होता है? देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब उसके बाद देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, इसमें लिखा है कि इसमें इलेक्टेड निर्वाचित एमपीज और एमएलए शामिल होते हैं। अब इसको भी आराम से जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिरकार करवाता कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। अब भारत का निर्वाचन आयोग क्यों लिखा हमने यहाँ पे? क्योंकि एक आपका राज्यों के लिए होता है राज्य का निर्वाचन आयोग, जो पंचायतों का चुनाव करवाता है, जो स्थानीय सरकार का चुनाव करवाता है। उसके अलावा विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। अब हम पढ़ने के हवाले हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, यानी कि जो जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि सर जो आपके इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज होते हैं उनके द्वारा ही तो चुनाव होता है, वही तो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं, वही तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एमपीज की बात करते हैं, एमपीज की फुल फॉर्म होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य। अब संसद आपकी सेंट्रल लेवल पे होती है, जहां आपके लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं वही तो पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो उनको क्या बोलते हैं? एमपीज को आप बोलते हैं, हिंदी में सांसद बोलते हैं। उसके अलावा एमएलएज की बात करते हैं, जिनको हिंदी में विधायक बोला जाता है, यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य है। ये कहाँ होती है? ये तो राज्यों में होती है। अब इसको कंप्लीट डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उसी निर्वाचन मंडल की हम बात कर रहे हैं। तो इस निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन शामिल होता है? ए वाला पॉइंट बोलता है कि सर लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित एमपीज। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? निर्वाचित, यानी कि हम सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को लेंगे, और मेंबर्स का मतलब क्या हुआ कि हम एमपीज को लेंगे, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। तो निर्वाचित जो भी आपके रहेंगे, इलेक्टेड जो भी रहेंगे, उनको हम शामिल करते हैं। कौन से सदस्य? लोकसभा के और राज्यसभा के। अब लोकसभा और राज्यसभा को कंबाइन करते हैं तो इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बनती है? आपकी संसद, यानी कि पार्लियामेंट बनती है। तो पार्लियामेंट, संसद, इसके दो हाउसेज है, एक का नाम लोकसभा है, दूसरे का नाम राज्यसभा है। लोकसभा के अंदर 543 एमपीज होते हैं, 543 एमपीज है, वर्तमान स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। और सभी के सभी कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं, इनकी इलेक्टेड होते हैं। तो अब लोकसभा से तो आपके सारे के सारे मेंबर क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि सभी निर्वाचित होते हैं और निर्वाचित सदस्य आपके पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब बात आती है राज्यसभा की, तो राज्यसभा की वर्तमान में जो स्ट्रेंथ है वो आपकी 245 एमपीज है, 245 एमपीज है। लेकिन इन 245 एमपीज में से 233 ही मात्र क्या होते हैं? आपके निर्वाचित होते हैं। कितने? 233। जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस मनोनीत को इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटेड किए जाते हैं, यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन 12 सदस्यों का राज्यसभा के अंदर किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता है। और चुनाव नहीं होता है मतलब कि ये आपके सदस्य इलेक्टेड नहीं होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आया? सर यहाँ से ये समझ में आया कि लोकसभा की जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ है 543, ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी के सभी क्या होते हैं? आपके निर्वाचित होते हैं, इस कारण से करेंगे। लेकिन जब बात सर राज्यसभा की आती है, तो राज्यसभा में आपके सिर्फ 233 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेंगे। 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों होता है, क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति के द्वारा ही ये मनोनीत होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही इनके नाम का नामांकन रखते हैं, उन्हीं को राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन एक राष्ट्रपति कितनी भी बार देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, ये बात हमें संविधान का आर्टिकल नंबर कौन सा बताएगा, सर 57 बताता है, क्योंकि पुनर्निर्वाचन की बात करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि राष्ट्रपति जो आपके रहते हैं वो कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो जो राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को नॉमिनेट करेगा, तो अगली बार जब दोबारा से राष्ट्रपति चुनाव की बारी आएगी और सेम कैंडिडेट यदि चुनाव के अंदर खड़ा हो गया, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो 12 सदस्य उसी राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग भी उसी राष्ट्रपति को करेंगे। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए आपका मनोनीत सदस्यों को बाहर रखा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से। उसके बाद देखिए, बात करते हैं कि मनोनीत सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। तो ये तो जानते हैं कि नॉमिनेट सदस्य जो आपके रहते हैं राज्यसभा में, उनका किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता है। अब लोकसभा की बात करते हैं तो पहले 545 स्ट्रेंथ थी, लेकिन 2020 के अंदर 104वां संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते थे, उनका कंसेप्ट यहाँ पे समाप्त कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि उनको होल्ड कर दिया। वर्तमान में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नहीं है। इस कारण से आपका हम 543 स्ट्रेंथ ही पढ़ते हैं। अब नॉमिनेट मेंबर्स का चुनाव नहीं होता है तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद से कुल सदस्य कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो देख लीजिए एक बार। तो मैंने बताया कि लोकसभा से 543 सभी इलेक्टेड होते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि राज्यसभा की 245 सीटों में से 233 निर्वाचित होते हैं, तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। जब दोनों को ऐड करते हैं तो 776 स्ट्रेंथ निकल कर आती है, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं कि और कौन कौन लोग शामिल होता है। बी वाला पॉइंट बोलता है सभी राज्यों की विधानसभाओं लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी निर्वाचित सदस्य। अब इसके अंदर भी आपने क्या नोट किया कि सर इसके अंदर भी निर्वाचित सदस्यों की बात कर रखी है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आया, फर्क सर ये आया कि संसद की जगह यहाँ पे आ चुका है विधानसभाएं। अब ये कहाँ होती है, जैसे पार्लियामेंट की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं, तो ये तो पूरी कंट्री के लेवल पे होती है, देश की विधायिका होती है। लेकिन जब बात आती है राज्य की विधायिका की, तो उसके अंदर विधानमंडल के अंदर शामिल होते हैं विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हम विधानसभा पढ़ रहे हैं, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इसका जिक्र हम वीडियो के आगे करने वाले हैं। तो बी पॉइंट बोलता है कि राज्यों की विधानसभा, यानी कि राज्यों के अंदर जो कानून बनते हैं उसको राज्य की विधानसभा बनाती है, और इसी विधानसभा में से आपके राज्य की सरकार बनती है। ठीक है, तो इसके जितने भी आपके निर्वाचित सदस्य रहेंगे, जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में विधानसभा में 90 MLAs हैं। अब 90 के 90 आपके इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। जैसे यूपी में 403 MLAs हैं, सभी के सभी निर्वाचित होते हैं। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं और राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वोटिंग करते हैं। अब वर्तमान में बात करते हैं तो 28 राज्य ऐसे हैं। अब 28 ही राज्य हैं वर्तमान में, उन सभी राज्यों के अंदर क्या है, विधानसभाएं बनी हुई है। यानी कि वर्तमान में जो स्ट्रेंथ है आपकी विधानसभा की, भारत में 28 राज्यों में विधानसभा है और सभी राज्यों के अंदर क्या है, विधानसभाएं बनी हुई है। तो सभी राज्यों की विधानसभा के, यानी कि 28 के 28 राज्यों की विधानसभाओं के MLAs पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब इनकी अप्रोक्सीमेट बात करते हैं तो स्ट्रेंथ बैठती है 3930 MLAs। सिर्फ 28 राज्यों की बात कर रहे हैं, आई थिंक 3933 के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेटली आपने 3930 MLAs पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा सी पॉइंट की बात करते हैं तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, सर ये तीनों के तीनों तो यूटीज है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ये तीन आपके ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों के अंदर की आपकी विधानसभाएं बनी हुई है। ठीक है, वर्तमान में बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में तो विधानसभा एक्टिव नहीं है, परंतु बनी हुई तो है ना। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, दिल्ली में भी आपकी 70 सदस्यीय विधानसभा है, पुडुचेरी की बात करते हैं तो इसमें भी आपकी 30 सदस्यीय विधानसभा है। तो 8 में से मात्र 3 यूटी ऐसे हैं जिनके अंदर विधानसभाएं बनी हुई है। तो इन तीनों यूटीएस की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित MLAs, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, निर्वाचित MLAs लिखा, तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो दिल्ली में आपके 70 MLAs हैं, पुडुचेरी में 30 MLA हैं, जम्मू एंड कश्मीर में आपके वैसे तो 114 बैठते हैं, लेकिन
कुछ मेंबर्स आपके पीओके में आते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आते हैं। इस कारण से स्ट्रेंथ पढ़ते हैं 87 एमएलएज। वर्तमान में एक्टिव नहीं है विधानसभा, क्योंकि सरकार नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं विधानसभाओं से कुल एमएलएज कितने बैठते हैं। तो अप्रोक्सीमेट आपके 4120 बैठते हैं। इसके अंदर 28 राज्य प्लस 3 यूटीज की विधानसभा शामिल करके मैंने बताया आंकड़ा कि एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं 4120। जबकि बात करते हैं आप संसद की बात करते हैं तो 776 एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं। 4120 और 776 आपके एमपीज की बात कर रहे हैं, तो ये सभी आपके पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। दिल्ली में विधानसभा बनी, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में विधानसभा कब बनती है। तो 69वें संशोधन के माध्यम से सन 1991 में दिल्ली में विधानसभा बनती है। सदस्य कितने हैं, 70 है, 70 है। पुडुचेरी की बात करते हैं तो 1963 के अंदर विधानसभा बनती है। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेने हैं यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को कब शामिल किया गया, ये आपसे पूछा है। यही क्वेश्चन है जो आपका HCS 2022 के अंदर पूछा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन किस संशोधन के माध्यम से दोनों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया कि आज के बाद दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, क्योंकि 1963 में पुडुचेरी में विधानसभा बनती है, जबकि दिल्ली की बात करते हैं तो 1991 में बनती है। उसके बाद में अगले साल 1992 में एक और संशोधन हुआ, 70वां संशोधन 1992। इसके माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया। यानी कि आज के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य हैं विधानसभाओं के, वो भाग ले सकते हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं। हालांकि ये बात एक्टिव होती है आपकी 1995 से, 1995 से आपकी ये बात एक्टिव होती है। यानी कि इसके बाद आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भी दिल्ली और पुडुचेरी शामिल हो गए। उसके बाद बात करते हैं कि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। अब पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल नहीं होते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो विधान परिषद के MLC भाग नहीं लेते। अब विधान परिषद कहाँ से आ गई बात, तो जैसे राज्यों में राज्यसभा की तरह होती है, विधान परिषद की बात करते हैं तो जैसे पार्लियामेंट के अंदर अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा, वैसे ही हम बात करते हैं तो राज्यों के अंदर जो राज्य का विधानमंडल है उसके अंदर लोअर हाउस होता है विधानसभा, जो सभी राज्यों के अंदर है, 28 के 28 राज्यों में है। लेकिन बात करते हैं विधान परिषद की, तो जैसे पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा है वैसे ही आपकी राज्यों के अंदर विधान परिषद होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, परंतु ये सभी राज्यों के अंदर नहीं है। विधानसभाएं तो 28 राज्यों में है, परंतु विधान परिषद की बात करते हैं वो तो मात्र वर्तमान में 6 ही राज्यों के अंदर है। तो सभी में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है। इस कारण से यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की बात आती है कि एक रूपता बरती जाएगी, सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन यदि इन विधान परिषद के सदस्यों को शामिल कर दे राष्ट्रपति के चुनाव में तो फिर तो उन 6 ही राज्यों को लाभ मिल पाएगा ज़्यादा, उनका रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ जाएगा चुनाव के अंदर, क्योंकि उनके अंदर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों के दोनों हाउसेज आपके कंसिस्ट करते हैं। तो इस कारण से विधान परिषद को पृथक कर दिया, अलग रखा गया कि भाई विधान परिषद के जो आपकी MLC है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनको शामिल नहीं करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, क्योंकि ऐसा किया गया तो उन 6 राज्यों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। इस कारण से इनको हटा दिया। उसके अलावा बात करते हैं तो सेकंड है मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते। तो लोकसभा में कंसेप्ट समाप्त है, विधानसभा में भी आपका एक एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट समाप्त है, लेकिन राज्यसभा के अंदर अभी भी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जा सकता है आपसे कि CM मुख्यमंत्री, सर CM मुख्यमंत्री की बात करते हैं, ये तो राज्यों के अंदर होता है ना, राज्य सरकार का हेड होता है। तो मुख्यमंत्री यदि विधान परिषद से बनता है तो भाग नहीं लेगा, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। तो यदि आपका CM बनता है विधान परिषद से, जैसे योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, 2014 में जब यूपी में चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ आपके विधान परिषद से ही क्या बनते हैं, CM बनते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर दोनों के दोनों हाउसेज हैं। तो
सीएम आपका विधानसभा से भी बन सकता है और अमूमन आपका विधानसभा से ही बनते हैं, लेकिन विधान परिषद से भी आपका सीएम चुना जा सकता है, यानी कि नियुक्त किया जा सकता है। जैसे पीएम की बात करते हैं तो जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा से भी आपके इनकी नियुक्त किया जा सकते हैं और राज्यसभा से भी नियुक्त किए जा सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी की बात करते हैं, HD देवगौड़ा की बात करते हैं, IK गुजराल की बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं। तो ये ऐसे कुछ पीएम हुए हैं जिनका चुनाव राज्यसभा से हुआ है, यानी कि अपर हाउस से हुआ है। तो सीएम हो या फिर पीएम हो, अपर हाउस से नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। नोट करके लिखा है यहाँ पे, संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात तो हमने पढ़ ली कि चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, परंतु राष्ट्रपति को जब हटाने की बात आती है, संविधान का जब हम आर्टिकल नंबर 61 पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन प्रेसिडेंट, तब बारी आती है। तब जो आपके किसके द्वारा हटाया जाएगा, तो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग जो आपकी पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, संसद के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और विशेष बहुमत से बिल पास करके देश के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 61। अब सभी की बात आती है कि जब देश के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाएगा तो हटाने की पावर तो पार्लियामेंट के पास है। अब पार्लियामेंट के जो सभी मेंबर्स होते हैं, यानी कि लोकसभा के सभी मेंबर और राज्यसभा के सभी मेंबर, यही सब पार्टिसिपेट करेंगे। लोकसभा की वर्तमान में स्ट्रेंथ 543 है, यानी कि सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे। और राज्यसभा की बात करते हैं तो इसके अंदर वर्तमान में स्ट्रेंथ 245 है, ये भी सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अंदर राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, यदि कोई भी आपका उम्मीदवार है तो उम्मीदवार को नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए व 50 अनुमोदक चाहिए। यानी कि जब भी कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहेगा या फिर चाहता है तो उस कैंडिडेट को अपना नामांकन फिल करने के लिए, अपना दाखिला लेने के लिए उसके पास में कम से कम क्या होने चाहिए भाई, 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही क्या होने चाहिए, उसके पास में अनुमोदक होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रस्तावक का मतलब ये हुआ कि जिस भी कैंडिडेट को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है उसके नाम का प्रस्ताव रखे 50 कैंडिडेट। और ये कैंडिडेट कौन है, आपके MPs और MLAs होते हैं, यानी कि जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं वही लोग शामिल होते हैं। अब 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि जिस भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ना है उसके नाम का प्रस्ताव रखे। और 50 अनुमोदक का मतलब क्या हुआ कि वो 50 MPs MLAs वो होने चाहिए जो राष्ट्रपति को समर्थन करें कि हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़ो, आप निश्चित तौर पर जीत जाओगे। ठीक है, तो 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक। लेकिन 1997 से पहले की बात करते हैं तो यह संख्या आपकी 10 थी, यानी कि 10 प्रस्तावक और 10 ही आपके अनुमोदक। जमानत राशि की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जमानत राशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो 15,000 रुपये RBI में जमा करवाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको 15,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर जमा करवानी पड़ती है। नोट करके लिखा है कि 1997 से पहले ये जो जमानत राशि है उसकी जो अमाउंट है वो मात्र 2500 रुपये थी, उसके बाद कितनी कर दी, बढ़ा के 15,000 रुपये कर दी। ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने नोट इस वीडियो में लिखे हैं वो सभी आपको पढ़ लेने हैं, एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का, जो आपके लीगल वोट्स डाले गए हैं, उसका 1/6 भाग प्राप्त न हो तो उस कारण क्या होता है, उस कंडीशन में उस उम्मीदवार की जमानत राशि, अब जमानत राशि कौन सी सर, वही जमानत राशि जो RBI को 15,000 रुपये रूप के दी गई थी। तो यदि किसी कैंडिडेट को कुल वैध मतों का, कुल लीगल वोटों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, तो उस कैंडिडेट की आपकी जमानत राशि जो 15,000 रुपये थी RBI में जमा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, 2-3 पॉइंट हो रहते हैं आपके। जैसे 18 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 2 कैंडिडेट आमने सामने थे, द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा चुनाव हार जाते हैं, द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत जाती है और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी जाती है। अब ये चुनी कब गई, 21 जुलाई 2022 को। जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो उसके माध्यम से द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में क्या कर दिया, निर्वाचित कर दिया। अब इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण कब की, तो राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ग्रहण करती है 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने पद ग्रहण किया और इनका कार्यकाल 24 जुलाई 2027 तक रहेगा, क्योंकि कार्यकाल आपका 5 साल होता है। कब से, पद ग्रहण करने की तारीख से
5 साल का कार्यकाल होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 साल होता है ये कब से होता है। ये होता है आपका पद ग्रहण करने की तारीख से। जैसे राष्ट्रपति ने पद ग्रहण कब किया सर, 25 जुलाई 2022 को किया। और ये धारणा कब से स्टार्ट हुई, जब आपका 25 जुलाई 1977 को देश के जो आपके राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने अपना पद ग्रहण 25 जुलाई को किया था। उसके बाद में आपका कंटिन्यूसली जो भी देश का राष्ट्रपति बना है सबने अपना कार्यकाल पूरा किया है, और प्रत्येक 5 साल के बाद 25 जुलाई को ही आपका पद ग्रहण करते हैं। अब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, 24 जुलाई 2027 तक, क्योंकि 25 जुलाई 2027 को तो अगले राष्ट्रपति जो आपके रहेंगे 16वें, वो अपना पद ग्रहण करेंगे। तो आशा करते हैं भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारी बातें सिखाई है, बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा, और ऐसा ही प्रयास हमारा कंटिन्यू रहेगा कि जो नॉलेज है यानी कि आपको चाहिए, जो आपको ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वैसा वैसा कंटेंट आपके लिए मैं लेके आता रहूँ, और ऐसे ही कंसेप्ट क्लियरेंस वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके कोई डाउट रहते हैं इसके अलावा तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपके जल्दी सोल्व कर दिए जाएंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कंसेप्ट पे वीडियो बनानी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।